पहला टॉपिक जो आपने पढ़ना है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी सारी उन क्वांटिटीज को कहा जाता है जो कि मेजरेबल हैं, जिन्हें मेजर किया जा सकता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह के जरिए, उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। हम यहाँ पे इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऑल क्वांटिटीज which are measurable with the help of instrument। वो सारी क्वांटिटीज जिन्हें इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर किया जा सकता है उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। आपके इर्द गिर्द हजारों ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज मौजूद हैं, जैसे कि टाइम। टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, आप टाइम को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लॉक। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, आप उसे बैलेंस मेजर कर सकते हैं किसी भी फिजिकल बैलेंस वगैरह के जरिए। ठीक है। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, आप उसे किसी स्केल की मदद से मेजर कर सकते हैं। तो जितनी भी क्वांटिटीज जो कि मेजरेबल हैं उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है बच्चों, अब फिजिकल क्वांटिटीज की कुछ टाइप्स होती हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज की कुछ टाइप्स होती हैं। अच्छा चलिए काम करें, टाइप्स पे आने से पहले जरा एक चीज और देख लें। फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर किस तरह से किया जा सकता है, ये देख लो जरा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं पी क्यू। पी क्यू का मतलब है फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का तरीका होता है n मल्टीप्लाई बाय यू। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपने मेजर करना है तो उसका तरीकाकार क्या है, n मल्टीप्लाई बाय यू। ये n क्या चीज है, n कहलाती है न्यूमेरिकल वैल्यू और u कहलाता है यूनिट। तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की मदद से मेजर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी चीज की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप बोलेंगे भाई इसकी लेंथ है 4 मीटर। तो अब देखें ये 4 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, मीटर इसका यूनिट हो गया। तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को एन यू की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ये खुद मल्टीपल होती है यूनिट की। एक और बात ये जरा समझ लें, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो मल्टीपल है किसका, यूनिट का। ये क्या बात हुई, मैं अभी समझा देता हूं। भाई देखिए ना, हमने क्या कहा, लेंथ कितनी है 4 मीटर। 4 मीटर का मतलब देखिए, मीटर का क्या मतलब है, मीटर मतलब 1 मीटर। तो आपके पास जो लेंथ है वो 4 मीटर है, यानी कि आपकी लेंथ इस यूनिट की 4 टाइम्स है, मीटर के 4 टाइम्स है आपकी लेंथ। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है आपकी वो मल्टीपल है आपके यूनिट की। जैसे कि 4 टाइम्स मीटर के बराबर है, 8 टाइम्स मीटर के बराबर है। ठीक है ना। आपसे कोई पूछे भाई टाइम क्या हो, किसी भी चीज का टाइम, आप बोले यार 30 सेकेंड। अब 30 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, सेकेंड जो है वो यूनिट हो गया। तो अब देखें ना, सेकेंड के 30 टाइम्स आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो खुद मल्टीपल होती है यूनिट्स का। तो ये तरीकेकार होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का। बहुत सिंपल सी बात थी। अब आ जाते हैं इसकी टाइप्स पे। फिजिकल क्वांटिटीज की कुछ टाइप्स होती हैं, आप इनको जल्दी से समझ लें। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। बच्चों वैसे तो फिजिकल क्वांटिटीज की असल में 3 टाइप्स होती हैं। याद रखिएगा, फिजिकल क्वांटिटीज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। हमारे कोर्स में 2 टाइप शामिल है। समझ रहे हैं, कराची बोर्ड वगैरह में जो है वो 2 ही टाइप्स पढ़ाई जाती हैं। जैसे कि नंबर 1 सबसे पहली टाइप होती है फिजिकल क्वांटिटीज की फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज भी कहा जाता है और बेसिक क्वांटिटीज भी कहा जाता है। तीनों एक ही नाम है, ये मत समझिएगा ये तीनों टाइप्स हैं भाई। ये पहली टाइप है फिजिकल क्वांटिटीज की, सबसे पहली टाइप है फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसे बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं, बेसिक क्वांटिटीज भी कहते हैं। सेकंड टाइप होती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। और थर्ड टाइप होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जो कि हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए आपको इसका नाम बता रहा हूं।
सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो ये और ये आपके कोर्स में शामिल है, ये शामिल नहीं है। अब हमें इनको डिस्कस करना है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं और ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं। बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटीज को ना मैं एक नाम देता हूं, ये नाम आपने भी याद रखना है। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है ना, ये जो बेसिक या बेस क्वांटिटीज है, ये बड़ी खुददार हैं। खुददार यानी कि ये इनकी बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये बड़ी खुददार क्वांटिटीज हैं। और ड्राइव क्वांटिटीज जो है ना, ये बेचारी मजबूर है, ये मजबूर क्वांटिटीज है। अच्छा मेरी उर्दू की राइटिंग बहुत खराब है भाई, माजरत के साथ। ऐसा क्यों कहा मैंने? ऐसा इसलिए कहा कि अब आपको समझने में आसानी होगी। देखिए जो सबसे पहली क्वांटिटी है हमारे पास फंडामेंटल या बेस या बेसिक क्वांटिटीज। फंडामेंटल, बेस या बेसिक क्वांटिटीज, मैंने कहा ये खुददार हैं। असल में ये इसलिए खुददार हैं क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। दोबारा सुन लें, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो किसी और क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती, उन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये खुददार हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। तो आप इसकी एक लाइन की छोटी सी डेफिनेशन लिख लें, those quantities which do not depend on other quantities। अभी आपको इसकी एग्जांपल्स आगे जाके समझ में आ जाएंगी। सारी वो क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती, वो सारी की सारी कैसी हैं? खुददार हैं, फंडामेंटल हैं, बेस हैं, बेसिक्स हैं। ठीक है, हमारे एसआई सिस्टम में 7 क्वांटिटीज ऐसी हैं जिन्हें फंडामेंटल माना जाता है। याद रखिएगा, देयर आर 7 बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज। देयर आर 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। 7 क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कि फंडामेंटल हैं, जो किसी और क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती, वो खुद डायरेक्टली नेचर वगैरह को देखते हुए बनाई जाती हैं। कौन कौन सी वो 7 क्वांटिटीज हैं, अब आप जरा ये देख लीजिए, ये आपने याद रखनी है, इन्हीं की मदद से हम बाकी क्वांटिटीज को बनाते हैं। तो जरा इसका एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं पहले फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, इनका यूनिट क्या होता है और उनके यूनिट का सिंबल क्या होता है, ये आपने याद रखना है। जल्दी से अगर इसको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 बच्चों, सबसे पहली जो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल मानी जाती है वो है लेंथ। ठीक है, या नॉर्मली आप इसे डिस्टेंस कह सकते हैं। और आपको पता है लेंथ या डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर, और मीटर के लिए स्मॉल m सिंबल यूज किया जाता है। नंबर 2 टाइम। टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारे पास, या बेस क्वांटिटी है, ये दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती। टाइम का जो यूनिट होता है वो होता है सेकंड, और सेकंड के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो है स्मॉल s। इसी तरीके से जो थर्ड हमारे पास बेस क्वांटिटी है वो है मास। मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम में, मास का जो यूनिट है किलोग्राम। अभी याद रखिएगा मैं सारे एसआई यूनिट्स की बात कर रहा हूं, और किलोग्राम का जो सिंबल है वो है केजी। नंबर 4 इसी तरीके से हमारे पास जो चौथी बेस क्वांटिटी है या फंडामेंटल वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर को जो मेजर किया जाता है उसका एसआई यूनिट है केल्विन, और केल्विन के लिए हम सिंबल यूज करते हैं के। पांचवी जो बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी है बच्चों वो है करंट। आप नंबरिंग आगे पीछे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। करंट को जिस यूनिट में मेजर किया जाता है वो है एम्पेयर, और एम्पेयर का सिंबल है कैपिटल ए। इसी तरीके से जो छठी फंडामेंटल क्वांटिटी है वो कहलाती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी,
बच्चों ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? देखिए ल्यूमिनस का मतलब है लाइट, इंटेंसिटी एनर्जी या पावर को कहा जाता है। लाइट की जो एनर्जी है ना, लाइट की एनर्जी याद रखिएगा, मैं सिर्फ लाइट की एनर्जी की बात कर रहा हूं, नॉर्मल एनर्जी की नहीं। सिर्फ लाइट की जो एनर्जी है उसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहा जाता है और इसे फंडामेंटल क्वांटिटी माना जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है कैंडेला, कैंडेला। और इसका सिंबल है स्मॉल सी स्मॉल डी, सी डी। और आखिरी जो फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर किया जाता है नंबर ऑफ मोल्स में, जो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री वगैरह में। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है MOL। तो बच्चों ये 7 क्वांटिटीज ऐसी हैं जिन्हें फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज माना जाता है हमारे सिस्टम में। और ये सारी की सारी खुददार हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना। इनकी मदद से तो बाकी बहुत सारी क्वांटिटीज बनती हैं, लेकिन ये किसी से मिलके नहीं बनती, इसलिए इन्हें फंडामेंटल या बेस कहा जाता है। तो ये बात आपने याद रखनी है, 7 बेस क्वांटिटीज हैं या फंडामेंटल, और इन्हें फंडामेंटल इसलिए कहा जाता है कि ये किसी पे डिपेंड नहीं करती या किसी और की मदद से ड्राइव नहीं होती। तो ये दो गई आपके पास सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनके यूनिट्स और सिंबल। अब आ जाते हैं सेकंड टाइप पे, जो कि है हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज। बच्चों ड्राइव्ड क्वांटिटीज मजबूर है, इनकी मजबूरी ये है कि ये फंडामेंटल से मिलकर ही बनेंगी। अगर आप फंडामेंटल की मदद से ना बनाए तो ये कभी भी नहीं बन सकती। तो ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो कि ड्राइव होकर आती है। ड्राइव का मतलब ये दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज की मदद से मिलकर बनती है, कैलकुलेशन से मिलकर बनती है। तो ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल की मदद से बने या फंडामेंटल पे डिपेंड करें उन्हें ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं। दोस क्वांटिटीज which are derived from fundamental or base quantities are called derived quantities. अब बच्चों ड्राइव क्वांटिटीज तो बहुत सारी हैं, ड्राइव क्वांटिटीज तो बहुत सारी हैं, आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते। जैसे फंडामेंटल तो सिर्फ 7 है, ड्राइव तो बहुत है। फंडामेंटल के अलावा जितनी भी है सब ड्राइव होती हैं। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, पावर, वर्क, एनर्जी, टॉर्क, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, जितनी भी क्वांटिटीज है सबकी सब ड्राइव है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी या स्पीड, अभी मैं स्केलर वेक्टर के चक्कर में नहीं पड़ रहा, मैं सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी की बात करना चाह रहा हूं। आपको पता है वेलोसिटी या स्पीड कब बनती है? जब डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं। तो आप देखिए डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी, तो दो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बन रही है स्पीड या वेलोसिटी, ये कहलाएगी ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आप समझ लें फोर्स। ठीक है, अब देखें फोर्स का यूनिट क्या है, सॉरी फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू एम ए। एम है मास, ए है एक्सेलरेशन। तो मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन फिर जो है वो वेलोसिटी और टाइम की मदद से मिलकर बनता है। वेलोसिटी डिस्टेंस और टाइम की वजह से बनती है। अब देखिए कितनी क्वांटिटी से ड्राइव होकर एक्सेलरेशन बन रहा है और उसके बाद फोर्स बन रही है। तो ये सारी की सारी ड्राइव क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से मिलकर बनती हैं। तो बच्चों ये हो गई हमारी फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स, बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज अनलिमिटेड है। तीसरी होती है सप्लीमेंट्री, जो कि हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। सप्लीमेंट्री में दो चीजें आ जाती हैं, एक होती है एंगल थीटा और एक होता है सॉलिड एंगल। तो ये खैर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इनका डिफरेंस बता देता हूँ। 2 डायमेंशनल जो एंगल बनता है ना 2 डायमेंशंस में, उसे एंगल नॉर्मल प्लेन एंगल हम कहते हैं या नॉर्मली थीटा जो हम यूज करते हैं। और 3 डायमेंशनल एंगल जो होता है, जो 3 डायमेंशन में बनता है, उसे सॉलिड एंगल कहा जाता है। तो बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो ये हमारा पहला जो टॉपिक था इस चैप्टर का वो कवर हो गया, फिजिकल क्वांटिटीज, उनकी टाइप्स और यूनिट्स। सिर्फ एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं अभी बताना भूल गया था, जितनी भी बेस क्वांटिटीज हैं या फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनके जो यूनिट्स हैं ये सारे, इन्हें फंडामेंटल यूनिट्स
या बेस यूनिट्स कहा जाता है? फंडामेंटल और बेस यूनिट्स कहा जाता है। और बाकी जितनी भी ड्राइव क्वांटिटीज के यूनिट होंगे उन्हें ड्राइव यूनिट्स कहा जाएगा। जैसे फोर्स का यूनिट है न्यूटन। अब न्यूटन अकेला नहीं है, मतलब अपनी कवर में तो बेचारा अकेला ही है, लेकिन फिजिक्स में अकेला नहीं है। न्यूटन बन रहा है कब? मास के यूनिट और एक्सीलरेशन के यूनिट से मिलकर। तो न्यूटन इटसेल्फ एक ड्राइव यूनिट है, ठीक है। और वेलोसिटी का जैसे यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो ये भी दो यूनिट से मिलकर बना है, एक मीटर से और एक सेकंड से। तो ये इटसेल्फ एक ड्राइव यूनिट है। तो जितने भी फंडामेंटल के यूनिट्स हैं वो फंडामेंटल या बेस यूनिट्स, और जितने भी ड्राइव क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं वो ड्राइव यूनिट्स। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे। हमारा सेकंड टॉपिक है डायमेंशंस। ये अच्छा मजेदार टॉपिक है। डायमेंशंस ये आपने पढ़ी भी होंगी चैप्टर नंबर 1 में, जब आपने कभी फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा किसी जमाने में। अब तो खैर शायद याद नहीं होगा आपको, बहरहाल होता है, काफी टाइम हो गया। अच्छा बच्चों, डायमेंशंस क्या हैं? बच्चों डायमेंशंस जो है ना, ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के नेचर को बताती हैं। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है भाई, फिजिकल क्वांटिटी के नेचर को बताती है, क्या मतलब है? अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले जरा आप एक लाइन की डेफिनेशन लिखें। डायमेंशंस दे टेल अस अबाउट द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, डायमेंशन जो है वो हमें फिजिकल क्वांटिटी के नेचर के बारे में बताती हैं। और मैं आपको डायमेंशन की एक और वर्डिंग लिखवा रहा हूं जो कि एक्चुअल वर्डिंग है डायमेंशन की, और फिर मैं आपको इसकी दोनों बातें समझा दूंगा। पहले जरा आप वर्डिंग लिख लें डायमेंशन की दूसरी। डायमेंशंस आर दी पावर्स, डायमेंशंस आर दी पावर्स to which base quantities are raised in order to express drive quantities. ठीक है, आप एक दफा दोबारा डेफिनेशन पढ़ लें। डायमेंशंस आर दी पावर्स टू विच बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस ड्राइव क्वांटिटीज। अब ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी। पहली वाली तो मैं आपको समझा देता हूं। डायमेंशन टेल अस अबाउट द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। भाई हमें नेचर के बारे में बताती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं बच्चों डिस्टेंस मेजर करो, आप बोलेंगे सर किस में मेजर करें? मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, मिलीमीटर में। तो भाई डिस्टेंस को मेजर करने के बहुत सारे यूनिट्स हैं, लेकिन डिस्टेंस की नेचर ये है कि वो एक किस्म की लेंथ है। आप उसे किसी भी यूनिट में मेजर कर लें, वो एक लेंथ रहेगी, एक किस्म का फासला रहेगा। तो डिस्टेंस की जो डायमेंशन है वो क्या है? लेंथ। कि ये डिस्टेंस के नेचर को बता रही है। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई कि डायमेंशन हमें नेचर के बारे में बताते हैं। दूसरी बात आपको आगे समझ में आ जाएगी जब मैं आपको कुछ डायमेंशंस लिखवाऊंगा। अब देखिए हमारे पास कुछ 3 से 4 डायमेंशंस हैं जिनकी मदद से हम सारी डायमेंशंस बनाते हैं। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और 7 की 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की अपनी डायमेंशंस होती हैं, जिनकी मदद से बाकी की सारी डायमेंशंस बनाई जाती हैं। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 3 डायमेंशंस ही इस्तेमाल करते हैं, और उन 3 डायमेंशन से हमारा काम हो जाता है। तो 3 डायमेंशंस कौन कौन सी हैं? नंबर 1, सबसे पहली डायमेंशन है डिस्टेंस की। बच्चों डिस्टेंस क्योंकि एक किस्म की लेंथ है, इसलिए डिस्टेंस की जो डायमेंशन है वो कहलाती है लेंथ, और उसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाया जाता है। ये डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या है? लेंथ। इसी तरीके से मास, जो हमारे पास सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी है मास। बच्चों मास की डायमेंशन होती है कैपिटल एम। और थर्ड डायमेंशन है टाइम। बच्चों टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी।
तो ये 3 डायमेंशंस ऐसी हैं जिनकी मदद से हम बाकी की तमाम डायमेंशंस बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। एक डायमेंशन में आपको और लिखवा रहा हूं, ये कभी कभार जो है ना इसके बारे में पूछ लिया जाता है, टेम्परेचर। वैसे तो सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशंस हैं, लेकिन इन 3 का ही काम होता है सारा। कभी कभार टेम्परेचर की डायमेंशन मैंने एक आध दफा देखी थी, किसी पास्ट ईयर में आई हुई थी, तो मैं ये आपको बता देता हूं। टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं केल्विन में, तो टेम्परेचर की डायमेंशन को के लिखा जाता है, बस इतना याद रखें। कहीं जगहों पे कुछ बुक्स में थीटा भी कहा जाता है, लेकिन बहरहाल आप उसको छोड़ दें। तो ये 3 डायमेंशन ऐसी हैं जो आपने याद रखनी है। डिस्टेंस की लेंथ, मास और टाइम की तो आसान है भाई, मास m से स्टार्ट हो रहा है तो m हो गई, टाइम t से स्टार्ट हो रहा है तो t हो गई। सिर्फ डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस का नेचर है लेंथ, तो आपने डिस्टेंस की डायमेंशन याद रखनी है l। अब आप इसकी मदद से बाकी की तमाम डायमेंशन बना सकते हैं। कैसे? आ जाए कुछ डायमेंशन बनाते हैं, और फिर डायमेंशन की सेकंड वाली डेफिनेशन भी आपको समझ में आ जाएगी। अब बच्चों, डायमेंशन बनाने के लिए एक तरीकेकार तो ये होता है कि आप डायमेंशन बनाने से पहले जो भी आपको क्वांटिटी दी गई है उसको बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लें। जैसे आज कुछ डायमेंशंस के नाम मैं लिख रहा हूं, ये हम बनाते हैं। नंबर 1 वेलोसिटी, नंबर 2 एक्सेलरेशन, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन को a से। नंबर 3 फोर्स, फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं F से। नंबर 4 वर्क, वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं W से। नंबर 5 एरिया, A से रिप्रेजेंट किया जाता है। वॉल्यूम V से रिप्रेजेंट किया जाता है। और लीनियर मोमेंटम, बच्चों लीनियर मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम, अब ये लीनियर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये सारी चीजें आप आगे पढ़ेंगे। बहरहाल अभी आपने सिर्फ इसकी डायमेंशन को निकालना है। एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सो ऑन। और इसके अलावा बहुत सारी डायमेंशंस हैं, आप सिर्फ कुछ बनाना सीख लें, आप बाकी सारी खुद डायमेंशंस बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले वेलोसिटी की डायमेंशन बनाते हैं। देखिए, वेलोसिटी की डायमेंशन बनाने से पहले आप एक काम ये करें, वेलोसिटी को बेस में कन्वर्ट कर लें, बेस क्वांटिटीज में। देखिए, वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं s से, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं t से। तो सबसे पहले आपने वेलोसिटी को बेस क्वांटिटीज की टर्म्स में लिख लिया, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस भी एक बेस क्वांटिटी है, टाइम भी। अब आप इसको सिंपली कन्वर्ट कर लें। बच्चों, डिस्टेंस की डायमेंशन अभी हमने देखी थी, डिस्टेंस की डायमेंशन है लेंथ l, टाइम की डायमेंशन है t। तो देखिए, डिस्टेंस की डायमेंशन आ गई लेंथ l, और t टाइम है, टाइम की डायमेंशन आ गई कैपिटल T। तो वेलोसिटी की डायमेंशन बन रही है L अपॉन T। अब इसको लिखने का एक तरीका और है, आप T को ऊपर ले आए। अब देखिए, T के पास अभी जो पावर है वो है 1, जो कि नजर नहीं आती, 1 पावर शो नहीं की जाती। जब आप इसको ऊपर लाएंगे, इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, T-1 या T इनवर्स पढ़ा जाता है। तो ये आपके पास आ गई वेलोसिटी की डायमेंशन, L T इनवर्स या L T की पावर -1 या L अपॉन T। और मैंने आपसे कहा था डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया जाता है। अब बच्चों देखिए, एक और बात, बड़ी खास बात, आप इस डायमेंशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? m की पावर 0, l और t-1। अब आप बोलेंगे सर ये m कहां से आ गया? यार असल में मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई देखो, इन 3 की मदद से बनाते हैं। तो बाज दफा m भी दे दिया जाता है, m की पावर 0। भाई जो चीज मौजूद नहीं है, m तो है ही नहीं ना, तो उसकी पावर में 0 लगा दो। आपको पता है किसी भी चीज की पावर 0 हो, किसी भी चीज की पावर 0 हो, 1 के बराबर होता है। तो समझ लो यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो 1 लिखा हो ना लिखा हो एक ही बात है। समझ गए ना? बना दिया ना हमने बेवकूफ भाई, m पे पावर 0 लगा दी। तो आप इस डायमेंशन को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन बनाते हैं। अब देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि आप वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दें। सही है। अब ऊपर वेलोसिटी की डायमेंशन तो आप बना चुके हैं, L अपॉन T। अब आप बोलेंगे सर ये तो अभी ऊपर बनाई है इसलिए याद है, वैसे कैसे याद रहेगी? तो भाई अगर वैसे ना याद रहे तो आप वेलोसिटी को बेस में कन्वर्ट करो। वेलोसिटी है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना? वेलोसिटी को आपने लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिनोमिनेटर में एक टाइम ऑलरेडी है,
तो ये हो जाएगा टाइम का स्क्वायर जब आप एक्सेलरेशन का वाला टाइम लगाएंगे। तो अब देखें आपने इसको बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लिया। अब डिस्टेंस की डायमेंशन लेंथ l, टाइम की डायमेंशन t, और क्योंकि टाइम पे स्क्वायर है तो t स्क्वायर। आप t को ऊपर ले आए, t की पावर -2, तो एक डायमेंशन ये हो गई, और दूसरा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m की पावर 0 l t -2। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई डायमेंशन एक्सेलरेशन की। अच्छा अब देखिए वो दूसरी डेफिनेशन बच्चों जो मैंने आपको बताई थी, डायमेंशन आर द पावर्स टू विच बेस क्वांटिटीज। डायमेंशन जो है वो क्या है, पावर्स हैं। किसकी पावर्स, बेस क्वांटिटीज की। ये देखो ना, डायमेंशन जो है वो पावर्स है ना बेस क्वांटिटीज की। मास बेस क्वांटिटी, लेंथ बेस क्वांटिटी, टाइम बेस क्वांटिटी, इनकी पावर्स है डायमेंशन। इसकी पावर 0, इसकी पावर 1, इसकी पावर -2। क्या बताने के लिए, टू एक्सप्रेस ड्राइव क्वांटिटी बताने के लिए। एक्सेलरेशन एक ड्राइव क्वांटिटी है, तो डायमेंशंस जो हैं वो पावर्स हैं जो कि बेस क्वांटिटीज पे लगाई जाती हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस ड्राइव क्वांटिटी। अब आपको ये सेकंड डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। तो ये होती है डायमेंशंस। बहुत जल्दी जल्दी अब मैं जरा आपको कुछ डायमेंशंस बना के दिखा देता हूं। मैं बहुत सारे डायमेंशंस तो नहीं बनाऊंगा वरना सारा टाइम इसी वीडियो में निकल जाएगा। आ जाए फोर्स की डायमेंशन बना देते हैं बच्चों। फोर्स की डायमेंशन बनाने के लिए फोर्स का एक फॉर्मूला लिख लो। आपको पता है F इज इक्वल्स टू ma। m मास है, ये तो एक ड्राइव क्वांटिटी है, लेकिन a एक्सेलरेशन ड्राइव क्वांटिटी नहीं है। तो आप एक्सेलरेशन को ड्राइव क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लो। अभी आपने बनाया था, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ड्राइव क्वांटिटी बना के भी कर सकते हैं। एक्सेलरेशन अभी हमने देखा था ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर बना था। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, m मास की डायमेंशन m, डिस्टेंस की डायमेंशन l, और टाइम की डायमेंशन t, और स्क्वायर है तो t स्क्वायर। तो ये हो जाएगा m l t की पावर -2। t को ऊपर ले आओ। ठीक है, तो डायमेंशन आपके पास बन रही है फोर्स की m l t की पावर -2। अब आप सिर्फ एक काम करें, फोर्स की डायमेंशन याद कर लें। फोर्स की डायमेंशन रट लो, m l t की पावर -2, या ये याद कर लो m l अपॉन t स्क्वायर। तो ये डायमेंशन आगे बहुत काम आएगी फोर्स की, m l अपॉन t स्क्वायर। अब देखो वर्क की डायमेंशन निकालते हैं। वर्क की डायमेंशन बच्चों, वर्क का फॉर्मूला, वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इसीलिए मैंने कहा था वर्क की डायमेंशन याद कर लो ताकि मसला ना हो। अब अगर आपने वर्क की डायमेंशन याद कर ली ना, सारे काम आसान हो जाएंगे। देखो वर्क की डायमेंशन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो फोर्स की डायमेंशन अभी आपने निकाली थी ना, ये वाली याद कर लो, एम एल अपॉन टी स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, फोर्स की डायरेक्ट डायमेंशन रख दो, वो बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट करने में बड़ा टाइम लग जाएगा। तो आपने फोर्स की डायमेंशन डायरेक्ट रख दी, एम एल अपॉन टी स्क्वायर। साथ में आ जाएगी एक डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है, डिस्टेंस लेंथ होती है डायमेंशन, तो यहाँ पे आ गई लेंथ, डिस्टेंस की डायमेंशन l। तो आपके पास वर्क की डायमेंशन बनेगी m l स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, या m l स्क्वायर टी स्क्वायर को ऊपर लाओ, t की पावर -2। तो ये डायमेंशन हो गई वर्क की। ठीक है, इसी तरीके से आप बना लें दूसरी डायमेंशन और कोई आसान सी, लीनियर मोमेंटम की बना लेते हैं बच्चों। लीनियर मोमेंटम की जो डायमेंशन होती है, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को p से डिनोट किया जाता है, और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो देखो मास को ऐसे रखो, वेलोसिटी है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, बेस क्वांटिटी में चाहो तो कन्वर्ट कर लो, चाहो तो डायरेक्ट डायमेंशन लिख दो, ये आपकी मर्जी है। मास की डायमेंशन कैपिटल M, डिस्टेंस की डायमेंशन L, टाइम की डायमेंशन T। तो लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन बनी m l t की पावर -1। ठीक है, जब आप t को ऊपर ले आए तो ये बन गई लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन। इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन निकालते हैं। एंगुलर मोमेंटम बच्चों, एंगुलर मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। तो अब देखो m है मास, ठीक है। अब मैं इसकी डायरेक्ट डायमेंशन लिख रहा हूं, अब इतनी तो प्रैक्टिस आपकी हो गई होगी। m है मास, मास की डायमेंशन कैपिटल M। v है वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी की डायमेंशन यहां से निकाली थी ना आपने डिस्टेंस अपॉन टाइम से, क्या बनी थी L अपॉन टी। तो डायरेक्ट लिख दो L अपॉन टी। r रेडियस है, r क्या है, रेडियस एक तरह से, वैसे ये पोजीशन वेक्टर होता है लेकिन बहरहाल आप इसको रेडियस समझ लो। और ये भी एक किस्म की लेंथ है, रेडियस है अगर तो डिस्टेंस ही होता है ना, सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस। तो ये भी क्या हो जाएगा, लेंथ, क्योंकि एक किस्म का डिस्टेंस है।
तो एंगुलर मोमेंटम बनेगा एम एल स्क्वायर, और आप टी को ऊपर लाएं टी की पावर -1, तो ये एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन होती है। तो इस तरीके से आप जितनी भी डायमेंशन है वो सारी की सारी निकाल सकते हैं। कुछ बातें आपने याद रखनी है, कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू की जो डायमेंशन है वो नहीं होती, ये डायमेंशन लेस होता है। कांस्टेंट नंबर या कांस्टेंट वैल्यू डायमेंशन लेस है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहता हूं काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन निकालें, आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब देखिए इसमें ये जो हाफ आ रहा है, नंबर है ना, कांस्टेंट है, ये डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो आप काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन निकालते वक्त नंबर की कोई डायमेंशन नहीं निकालेंगे, इसको आप गायब कर देंगे, हटा देंगे। आप बोलेंगे भाई नंबर कुछ नहीं होता, आप डायरेक्ट डायमेंशन निकालेंगे मास की और वेलोसिटी की। तो मास की डायमेंशन हो गई कैपिटल एम, वेलोसिटी की डायमेंशन अब आपको याद हो गई होगी एल अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम से, क्योंकि वेलोसिटी पे स्क्वायर है आप स्क्वायर लगा देंगे। तो क्या बनेगा, एम एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशन बनेगी वो बनेगी एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। अच्छा अब आप देखें, आपने वर्क की डायमेंशन भी यही निकाली थी, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। क्यों? क्योंकि नेचर सेम है ना, आपको पता है वर्क और एनर्जी दोनों सेम चीज है, दोनों इंटरचेंजेबल है। तो डायमेंशन नेचर को ही तो बता रही है, तो इनका नेचर थोड़ी चेंज हो सकता। तो इसी तरीके से आप पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन निकालें, सेम आएगी। तो वर्क की डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितनी भी एनर्जीज हैं सबकी डायमेंशन सेम होगी। इवन टॉर्क की डायमेंशन भी सेम होगी। एक डायमेंशन और निकालते हैं, चलिए पहले पोटेंशियल एनर्जी की निकाल लो। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, ठीक है, m है मास, डायमेंशन हो गई कैपिटल M, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो भाई a और g दोनों सेम है, ये भी एक्सेलरेशन है ये भी एक्सेलरेशन है, नेचर तो सेम रहेगा। तो g की डायमेंशन वही होगी जो एक्सेलरेशन की है, l अपॉन टी स्क्वायर, जो आप पीछे निकाल चुके हैं, पीछे से देख लेना। h है हाइट, तो हाइट भी तो एक किस्म का डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन l, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर, और टी स्क्वायर नीचे है, ऊपर ले आओ t-2। तो देखो डायमेंशन सेम आएगी, वही डायमेंशन जो काइनेटिक एनर्जी की आई, वही डायमेंशन जो पोटेंशियल एनर्जी की बनी, वही डायमेंशन जो आपने वर्क की निकाली थी। तो इनका नेचर सेम है। आप टॉर्क की डायमेंशन निकाले, टॉर्क की डायमेंशन भी सेम आएगी, क्योंकि देखिए टॉर्क और फोर्स में सिर्फ इतना डिफरेंस है। देखिए ना, वर्क का सॉरी टॉर्क और वर्क में, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी, टॉर्क का फॉर्मूला होता है डी क्रॉस एफ, या इसे बाज दफा हम डिस्टेंस को आर भी लिखते हैं, ये मोमेंट आर्म कहलाता है। वर्क डॉट प्रोडक्ट है, टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट है, दोनों की नेचर सेम है, क्योंकि देखिए ना ये भी फोर्स और डिस्टेंस का जो है वो प्रोडक्ट है, ये भी फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट है। तो डायमेंशन निकालते वक्त डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ी देखा जाता। तो आपके पास वर्क की डायमेंशन, टॉर्क की डायमेंशन सेम आएगी। तो बाज दफा इस तरह के एमसीक्यू आ जाते हैं विच हैव सेम डायमेंशन। तो अब आप बाज दफा डायमेंशन निकालें, उससे बेहतर है आपको थोड़ा सा दिमाग चलाएं और आप बता दें यार वर्क और टॉर्क की डायमेंशन तो सेम आएगी। इसी तरीके से एक्सेलरेशन जो लीनियर है और एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से बन रहा है, डायमेंशन सेम आएगी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, डायमेंशन सेम आएगी, क्योंकि दोनों एनर्जीज है। सही है। तो ये था आपका डायमेंशन का टॉपिक छोटा सा, आई होप आपको डायमेंशन समझ में आ गई होंगी। बाकी आप लोग बहुत सारी डायमेंशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी मदद, आप लोग अपनी खुद की प्रैक्टिस करें। जैसे कि इतनी सारी डायमेंशन मैंने यहाँ पे लिखी है, इसके अलावा आप निकाल सकते हैं प्रेशर, आप प्रेशर की डायमेंशन निकालें, ठीक है। और बहुत सारी डायमेंशन हैं, कितनी फिजिकल क्वांटिटीज है हमारे पास, तो ये सारी डायमेंशन आप लोग कैलकुलेट करें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई डायमेंशन आपको नहीं समझ में आए आप मुझसे पूछ लें। तो यहाँ पे हमारा डायमेंशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो इस चैप्टर में आपके दो टॉपिक्स हो गए, फिजिकल क्वांटिटीज वाला और डायमेंशन वाला। अब लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो ये इक्का दुक्का कभी इसमें से कोई एमसीक्यू अगर आया हो तो आया हो, तो इसको आप समझ लें। सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स होते हैं, ये आपने समझने, ये आप समझ लें। कभी कोई एमसीक्यू अगर इससे रिलेटेड आ गया तो आपको एटलीस्ट अफसोस नहीं होगा कि यार ये टॉपिक हमने आसान समझ के छोड़ दिया था और इससे एमसीक्यू हमारा निकल गया। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको समझा देता हूं बच्चों। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं ये असल में ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनसे एक्यूरेसी पता चले। फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको समझाता हूं सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द numbers which shows
एक्यूरेसी और द नंबर्स on which we are confident। देखें, वो नंबर्स जो हमारे आंसर की एक्यूरेसी को शो करें या वो नंबर्स जिनके ऊपर हम कॉन्फिडेंट हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। देखें, अगर आप मुझसे पूछें कि सर आपका लैपटॉप कितने का है, अब मैं आपको दो आंसर दूं। मैं आपसे बोलूं यार याद नहीं है, कभी लिया था, होगा तकरीबन कोई 17 साढ़े 17,000 का। तो अब देखिए, मैं अपने आंसर पे श्योर नहीं हूं। अच्छा, मैं बता नहीं लगे मैंने इतने का लिया, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो मैं अपने आंसर पे श्योर नहीं हूं कि यार ये 17,000 का भी हो सकता है, 17,500 का भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा ये लैपटॉप तो मैंने जो है ना वो 17,000 रुपए का लिया था फिक्स्ड, मेरे पास इसका बिल है, तो अब मैं अपने आंसर पे श्योर हूं। तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, क्योंकि मैं अपने आंसर पे श्योर हूं, एक्यूरेसी को बता रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार होगा 17 साढ़े 17,000 का, तो अब मैं इस पे श्योर नहीं हूं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंट नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जो हमारे आंसर्स की एक्यूरेसी को बताएं। अब हमारे आंसर में बहुत सारे पॉइंट वैल्यूज भी आती है। आपने कैलकुलेशन की, आपका आंसर आ रहा है 735.2054। अब आप बोले सर इसमें से पॉइंट के बाद का एक नंबर लूं, 2 नंबर लूं, 3 नंबर लूं, कितने आंसर से हमारा आंसर सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो बच्चों, सिग्निफिकेंट नंबर्स बताने के कुछ रूल्स होते हैं। ये रूल्स आपने समझने हैं बारी बारी। तो आप इन रूल्स को समझ लेंगे तो आप सिग्निफिकेंट नंबर्स बहुत इजीली बता सकते हैं। तो बारी बारी में आपको इनके कुछ रूल्स बता देता हूं, ये रूल्स याद रखना। बच्चों, सबसे पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं सबके सब सिग्निफिकेंट माने जाएंगे, सबके सब एक्यूरेसी को शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 2 9 7 6 185 273, जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे नॉन जीरो हैं, इनमें जीरो नहीं आ रहा, तो ये सब के सब सिग्निफिकेंट्स हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जरा बताओ इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। ठीक है, पहला रूल। नंबर 2, सेकंड रूल, बच्चों जितने भी जीरो कैद हैं, मैं यहां पे एक वर्ड लिख रहा हूं, कैद जीरोस आर सिग्निफिकेंट। कैद जीरो का मतलब है, कैद का मतलब होता है जो बेचारा कैद हो, बंद हो, फंसा हुआ हो। आप इसके लिए इंग्लिश वर्ड यूज कर लें, ट्रैप। जितने भी ट्रैप्ड जीरोस हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। अब ये ट्रैप जीरो का क्या मतलब है, देखें, जैसे आपके पास एक नंबर है 2004 2004। अब इसमें जो दो जीरोस आ रहे हैं ना, ये दोनों जीरो ट्रैप हैं, कैद हुए हुए। किसमें कैद हुए हुए? नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में कैद हुए हुए। तो ऐसे सारे के सारे जीरो सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो आप देखें, आप पहले तो बोलेंगे भाई 2 एक सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है, 4 सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो है, ऊपर पढ़ चुके हैं, और इनके दरमियान में आने वाले जीरो क्योंकि ये कैद हुए हुए हैं तो इन्हें भी सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो टोटल 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं इसमें। ठीक है, अब इसी तरीके से दो नॉन जीरो के दरमियान में कितने भी डिजिट्स कितने भी जीरो आ जाएं, सारे के सारे सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। जैसे कि 1000009, तो देखें 1 और 9 तो सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है। उसके अलावा 1 2 3 4 जीरो भी आ गए, तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट माने जाएंगे क्योंकि ये ट्रैप्ड हैं, बंद हुए हुए, कैद हुए हुए हैं नॉन जीरो के दरमियान में। तो इसमें कितने हो गए? 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए, 2 नॉन जीरो वाले और 4 वो जीरो जो कैद हुए हुए। ठीक है बच्चों, आई होप ये दोनों रूल्स आपको समझ में आ गए। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, रूल नंबर 2 से एक और बात याद रखना कि वो जीरोस
या वो डिजिट्स जो दो सिग्निफिकेंट के बीच में आ जाएं, दो सिग्निफिकेंट के बीच में आने वाले भी सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। अब ये बात अभी ऐसे समझ में नहीं आएगी, मैं आगे जाके एक एग्जाम्पल दूंगा। बहरहाल अब आप इसका थर्ड रूल समझ लें बच्चों। इसका जो थर्ड रूल है ना वो ये है कि आखिर में आने वाले जीरो, एंडिंग जीरोस, एंडिंग जीरोस, ऐसे जीरो जो आखिर में आ रहे हैं वो कब सिग्निफिकेंट होंगे। देखिए आखिर में आने वाले जीरोस की ना कुछ कंडीशंस होती हैं, इन्हें हम ट्रेलिंग जीरोस भी कहते हैं। ट्रेलिंग जीरोस, आखिर में आने वाले जीरोस। बच्चों आखिर में आने वाले जीरो सिर्फ और सिर्फ तब सिग्निफिकेंट माने जाएंगे अगर वो डेसिमल के बाद आ रहे हैं। जीरोस इन द एंड आर सिग्निफिकेंट if they are after decimal। जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं 2.000 और मैं आपसे कहता हूं 2000। अब देखिए दोनों नंबर में बहुत बड़ा फर्क है। 2.00 का मतलब है बिल्कुल एग्जैक्टली 2 और 2000 का मतलब है 2000। अब आप इसको देखें पहले वाले को, दोनों में सेम चीज ये है कि ये दोनों जीरोस पे आके खत्म हो रहे हैं, तो ये दोनों में एंडिंग जीरोस हैं। पहले वाले में जो एंडिंग जीरोस हैं ये डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। यानी कि इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एक तो 2 हो गया क्योंकि नॉन जीरो है पहले रूल के हिसाब से, और ये तीनों क्यों, क्योंकि एंडिंग जीरोस हैं और डेसिमल के बाद है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। और ये जो 2000 है बच्चों, इसमें देखिए ये 2 तो सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है, लेकिन आखिर के 3 जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल के बाद नहीं आ रहे, इनके बीच में डेसिमल नहीं लगा हुआ, तो ये तीनों नॉन सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट है। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 1 है क्योंकि डेसिमल के बाद नहीं आ रहे। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये डिफरेंस ऐसा है, किसी ने पूछा यार इसकी ये डिस्टेंस कितना होगा, तो एक बंदे ने बोला यार ये होगा कोई 2000 के करीब। अब फिक्स नहीं है ना, श्योर नहीं है। और एक बंदे ने बोला यार ये लेंथ कितनी है, उसने बोला यार ये बिल्कुल एक्यूरेटली 2 है, 2.00, 2.01 भी नहीं। तो ये एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बता रहा है और इस पे कोई बंदा श्योर नहीं है, होगा 2000 के करीब करीब। हाँ अगर ये होता कि 2000.00, ठीक है ना। मैं एक काम करता हूं, अभी आपको देखें वाला रूल भी समझ में आ जाएगा जो मैंने ऊपर कहा था। देखें अगर आपसे कहा जाए 2000.00, तो अब आपसे पूछा जाए कितने सिग्निफिकेंट है। देखें सबसे पहले तो 2 पहले रूल के हिसाब से सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो है, और ये आखिरी के 2 जीरो क्योंकि एंडिंग जीरोस हैं और डेसिमल के बाद आ रहे हैं। 3 तो हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। मैंने आपसे रूल नंबर 2 में कहा था ना, ये भी याद रखना है कि 2 सिग्निफिकेंट के बीच में आने वाले भी सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे ये मत देखिए कि ये वाले जो जीरोस हैं ये डेसिमल के बाद नहीं आ रहे, डेसिमल के बाद तो ये 2 जीरो हो गए। देखिए ये भी सिग्निफिकेंट और ये भी सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट के बीच में जितने भी नंबर आ जाएं सबके सब सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो आई होप कि ये अब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूं। देखिए आपसे कहा जाए 23.9200, अब कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। देखो 4 तो हो गए शुरू के क्योंकि चारों नॉन जीरो हैं, 1 2 3 4, 4 तो हो गए। और एंडिंग जीरोस, अब देखो ये एंडिंग जीरोस है और डेसिमल के बाद आ रहे हैं। अब चाहे डेसिमल के फौरन बाद आए या डेसिमल के बाद कोई नंबर आने के बाद आए, तो ये माने तो सिग्निफिकेंट ही जाएंगे क्योंकि डेसिमल के बाद आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है बच्चों, आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसका आखिरी रूल समझ लो बच्चों। आखिरी रूल ये है कि जैसे हमने एंडिंग जीरोस की बात की, इनिशियल जीरोस की अगर हम बात करें तो इनिशियल जीरो जितने भी स्टार्टिंग जीरो होंगे, इनिशियल जीरोस या जिन्हें लीडिंग जीरोस भी कहा जाता है, सारे के सारे इनसिग्निफिकेंट माने जाएंगे। इनसिग्निफिकेंट यानी कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है।
ये सिग्निफिकेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 0.004, अब इसके शुरू में कितने डिजिट्स, कितने जीरो आ रहे हैं? 3, चाहे डेसिमल से पहले आए चाहे डेसिमल के बाद आए, अगर स्टार्टिंग के जीरो हैं तो इन्हें सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट जीरो, एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, वो है 4, क्योंकि नॉन जीरो है। ठीक है, इसी तरीके से ये देखो 0.005007, अब देखो पहली बात, शुरू के 3 जीरो हैं, तो मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग के जीरो इनसिग्निफिकेंट है, तो ये 3 तो नहीं माने जाएंगे। 5 नॉन जीरो है, पहले रूल के हिसाब से सिग्निफिकेंट। 7 नॉन जीरो है, पहले रूल के हिसाब से सिग्निफिकेंट। और 2 सिग्निफिकेंट के बीच में जो भी आ जाए वो भी सिग्निफिकेंट, ये भी आपसे बात की गई थी, तो ये 4 सिग्निफिकेंट हो गए। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब जरा एक और बताओ, 0.00507300, अब बताओ भाई कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? सोच समझ के बताना। देखो भाई, ये तो शुरू के 3 है ही नहीं, लीडिंग जीरोस हैं, इनको तो हटा दो, शुरू के तो जितने भी हो नहीं माने जाएंगे। 5 नॉन जीरो है, माना जाएगा। 7 नॉन जीरो है, माना जाएगा। 3 नॉन जीरो है, माना जाएगा। और इनसिग्निफिकेंट के बीच में आने वाला जीरो, उसने तो मानना ही है, ट्रैप्ड है ना, बंद है, कैद है। आखिरी के 2 जीरो माने जाएंगे या नहीं? बिल्कुल माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो डेसिमल के बाद आ रहे हैं, मैंने कहा था ना डेसिमल के फौरन बाद आए या डेसिमल के थोड़ी देर बाद आए। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर डेसिमल के बाद तो ये जीरो भी आ रहे हैं, आप बोलेंगे सर डेसिमल के बाद तो ये भी आ रहे हैं, तो बेटा बिल्कुल डेसिमल के बाद ये आ रहे हैं, लेकिन ये एंडिंग जीरोस नहीं है। ऊपर क्या बात हुई थी? ऊपर मैंने लाजमी क्या लिखा था? एंडिंग जीरोस, जो आखिर में आए, खत्म कर रहे हो सवाल को। तो ये तो स्टार्टिंग जीरोस हैं, तो एंडिंग जीरोस तो ये है ना, इस पे सवाल एंड हो रहा है, और डेसिमल के बाद है, तो इन्हें भी सिग्निफिकेंट माना जाएगा। 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो बच्चों दैट्स ऑल, ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम करने के रूल्स थे। आई होप कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो, और थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो तो थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लिएगा, कोई कंफ्यूजन हो मुझसे पूछ लिएगा। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 हो गया है कंप्लीट, और बहुत बेसिक